इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका मेन रोल होता है यूपीएससी में। पेपर सरल आता है इसका और डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इजीली आप कर भी सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी की हम एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाएंगे, उसको पूरा रिवाइज करेंगे। और मैं कहता हूं कि दावे से कहता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ आएगा। बस आपको क्या करना है, अपनी एम लक्ष्मीकांत की बुक अपने सामने ओपन करके रखनी है और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन वाइज लाइन पढ़ाऊंगा मैं, इजीली आपने वो डिटेक्ट करना है और अच्छे से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस पहले लेक्चर को। फर्स्ट लेक्चर है तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला चैप्टर हमारा पार्ट 1 है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर की बात करूं तो इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़नी है बस, एक है कंपनी रूल, एक है क्राउन रूल। कंपनी रूल में क्या पढ़ेंगे हम कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई हमारे वहाँ, 1600 के टाइम में ब्रिटिशर्स आए हमारे वहाँ, वो सारा डिस्कशन होगा कंपनी रूल में। और इसमें कुछ कुछ एक्ट्स हैं हमारे, वो एक्ट्स कंप्लीट करेंगे। और फिर उसके बाद आएगा हमारा क्राउन रूल। क्राउन रूल में पढ़ेंगे हम, इसमें भी कुछ एक्ट्स आएंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से भागे, कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली। इस चैप्टर में पूरा हमने ये पढ़ना है। जो कंपनी रूल था वो 1773 से 1858 तक था और जो क्राउन रूल था वो 1858 से 1947 तक था। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये तो कंपनी रूल का पहला एक्ट है। ये स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक बार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ था। तो व्हाइट बोर्ड खोलता हूं मैं। तो ये रहा अपना व्हाइट बोर्ड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात देखी जाए कि 1600 के अराउंड जो टाइम था, जो ब्रिटिशर्स थे, बात करूं तो वो 1600 के अराउंड इंडिया में आए थे। कब आए थे? 1600 के अराउंड इंडिया में आए थे। और किस फॉर्म में आए थे? ट्रेडर्स की फॉर्म में आए थे। ट्रेडर्स की फॉर्म में इंडिया में आए थे। ट्रेडर्स किस कंपनी की फॉर्म में आए थे? वो आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ये इंडिया में आए, ये कैसे आए? ये उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स, लंदन में जो क्वीन थी वो थी क्वीन एलिजाबेथ। कौन सी क्वीन थी? क्वीन एलिजाबेथ थी। ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर एक्ट पास करा। कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट ग्रांट करा ब्रिटिशर्स को, ग्रांट करा ब्रिटिशर्स को, जिसमें लिखा हुआ था कि वो इंडिया में जाके ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्या राइट्स दिए थे उस चार्टर एक्ट ने उन्हें? ट्रेडिंग के राइट्स दिए हुए थे उस चार्टर एक्ट ने उन्हें, ब्रिटिशर्स को। और इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था? ये है 1500 से 1605 या 10 तक के टाइम की बात है। तो उस टाइम पे रूल कर रहे थे मुगल्स हमारे। और मुगल का कौन सा किंग रूल कर रहा था उस टाइम पे? बहुत फेमस किंग था, आपको पता होना चाहिए, ये पता होगा ही मेरे ख्याल से। जो अकबर थे उस टाइम पे वो रूल कर रहे थे इंडिया में। कौन रूल कर रहे थे? अकबर। ठीक है। अकबर के बारे में भाई क्या बताई जाए, अकबर के बारे में तो कुछ भी कहो कम है। अकबर ही तो जो था जिसने सारी चीज़ें करी, क्या क्या राइट्स वगैरह हटाए उसने, बहुत चीज़ें करी उसने। अकबर रूल कर रहा था उस टाइम पे। फिर जब ये एक्ट पास हुआ था, एक्ट तो 1600 में पास कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, कि इंडिया में जाइए और आप ट्रेडिंग करिए वहाँ पे। ट्रेडिंग के अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। ट्रेडिंग का राइट मैं पास करती हूँ, क्वीन एलिजाबेथ ने ऐसा कहा था। फिर 1765 की बात करी जाए तो 1765 में क्या हुआ था? 1765 में 1765 में भाई साहब जो एक कंपनी थी, इसको परमिशन मिल गई थी। कंपनी को मेरी परमिशन मिल गई थी। परमिशन तो चाहिए होगी ना यार। कंपनी को परमिशन मिल गई थी और इनको दीवानी का राइट भी मिल गया था। अब ये दीवानी क्या होता है? दीवानी का मतलब होता है कि राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो उस टाइम पे दीवानी किसने दी थी इन्हें? मुगल एम्परर उस टाइम पे जो मेरे रूल कर रहे थे वो थे मेरे शाह आलम। कौन से एम्परर थे? शाह आलम। मेरे एम्परर थे शाह आलम उस टाइम पे, मुगल एम्परर थे। बट अगर एक बात सोची जाए कि शाह आलम का पूरी हुकूमत चल रही है इंडिया पे, और वो फिर इन्हें ब्रिटिशर्स को क्यों रूल करने की हुकूमत दे रहा है, तो अब बात करी जाए तो एक वॉर हुआ था 1764 में। 1764 में एक वॉर हुआ था। ठीक है, 1764 में एक वॉर हुआ था जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। इस वॉर में क्या हुआ था? ये वॉर हुआ था
मुगल एम्परर किंग शाह आलम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ठीक है, दोनों ने अटैक करा था। और इस वॉर में क्या हुआ था, जो मेरा ब्रिटिश एम्पायर था भाई, जो मेरा ब्रिटिश एम्पायर था वो मेरा जीत गया था। और इन दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी साइन हुई थी किसके बीच में, शाह आलम के बीच में और ब्रिटिश हुकूमत के बीच में, कि अगर जो जीत गया वॉर, ब्रिटिशर्स ने कहा था अगर हम ये वॉर जीत गए तो आपको हमें दीवानी देनी पड़ेगी, दीवानी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हुआ था इस ट्रीटी में। तो इसके चक्कर में जो मुगल एम्परर था उसने ब्रिटिशर्स को दीवानी दी। अब दीवानी कौन कौन से एरियाज पे मिली, अब पूरे में तो देगा नहीं, कुछ कुछ एरियाज में मिली थी। बंगाल में मिली थी, बिहार में मिली थी और उड़ीसा में मिली थी। अब दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानी का मतलब होता है राइट ओवर रेवेन्यू, राइट ओवर रेवेन्यू, राइट ओवर रेवेन्यू एंड सोशल जस्टिस, कि मतलब पैसों से रिलेटेड जो भी इन एरिया में काम होगा, जो भी हुकूमत होगी वो ब्रिटिश सरकार की होगी। ये हुआ था इस दीवानी में फैसला। फिर धीरे धीरे आगे जाते जाते 1858 आया। अब 1858 में क्या हुआ, 1858 में सिपॉय म्यूटिनी हुई। क्या हुई, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी को ही हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, समझ गए। सिपॉय म्यूटिनिटी हुई कि मतलब यार इंडियंस भी हैं, अब तुम ही हो, तुम अपने ऊपर डील कर लो कि तुम्हें कितना फोर्स कर सकते हैं हम। एक टाइम पे ऐसा हाल भी आएगा कि तुम्हारा टेम्पर भी हाई हो जाएगा और तुम भी वॉर के लिए उछल पड़ोगे। और ये सिपॉय म्यूटिनी में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये हट गई और ब्रिटिश क्राउन ने क्या करा, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट हुकूमत ले ली इंडिया के ऊपर। ईस्ट इंडिया कंपनी तो ट्रेडिंग के रूप में आई थी ना इंडिया में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन के लिए जो आई थी, ये तो बस ट्रेड के लिए आई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे हटा दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि हम इसकी डायरेक्ट हुकूमत ले लेंगे। किसकी, इंडिया की डायरेक्ट हुकूमत हमारी अब चलेगी इंडिया में। ठीक हो गया, ये हुआ। कब तक चला ये चला मेरा जब तक कि हम इंडिपेंडेंस नहीं हो गए। कब तक हुआ, 1947 तक ये चलता रहा। अब 1947 के टाइम में आते हैं कि जब भारत इंडिपेंडेंस होने वाला था तो इंडिया के लोगों ने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन भी तो चाहिए। इंडिपेंडेंस तो चलो मान लो हम हो गए, किस बेसिस पे इंडिपेंडेंस होंगे वो भी तो चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के चक्कर में हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनाई गई, ये बनाई गई थी 1946 में। कब बनाई गई थी, 1946 में। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी इसका मेन एम क्या था, ये बनाई गई थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से फॉर्म में कब आया, वो पूरी तरीके से फॉर्म में आया 26 जैन 1950 को, 26 जैन 1950 को। ठीक है, वैसे तो देखा जाए नवंबर 1947 में ही आ गया, नवंबर 1949 में ही आ गया था, बट पूरी तरीके से फॉर्म में जो आया वो आया 26 जनवरी 1950 को। तो इतना हमने पढ़ लिया ना, बेसिक इंट्रोडक्शन यही था। अब बात करते हैं पूरा कि ये जो 1600 से इंडिपेंडेंस तक का सफर था ये कैसे था। ये दो रूल्स में ही है हमारा, एक है कंपनी रूल जो कि था 1773 से 1858 तक, और दूसरा था क्राउन रूल, क्राउन रूल जो कि मेरा था 1858 से 1947 तक। तो आज इस लेक्चर में अगर मैं बात करूं तो हम इस लेक्चर में आज कंपनी रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसको हाइड करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि साइड में व्हाइट बोर्ड का काम तो चलता रहेगा अपना। अब कंपनी रूल की बारी आए तो कंपनी रूल की पहली हेडिंग क्या थी। पहले कंपनी रूल को स्टार्टिंग करने से पहले इसके बारे में बता दूं, जो कंपनी रूल था वो ब्रिटिश हुकूमत की पहली स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप थी, जिससे वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। किसे कंट्रोल करेंगे, किसे भाई, कंट्रोल किसे करेंगे, क्यों किसे कंट्रोल करेंगे, वो करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कंट्रोल करेंगे। और किस फॉर्म में करेंगे वो सब दे रखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो कंट्रोल करेंगे। और क्या था, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन को करेंगे, पॉलिटिकल को भी करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी कंट्रोल करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे।
और क्या था, और इसने लेड करा, फाउंडेशन हुआ किसका, इस एक्ट के अंदर फाउंडेशन हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो ये तीनों के चक्कर में ये जो एक्ट है ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। पहला इसमें क्या फैसला लिया गया, पहला स्टेप था कि जिससे हम कंट्रोल कर सकें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसी के अंदर पॉलिटिकल प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी डिफाइन करे गए, और एक फाउंडेशन हुई, किसकी फाउंडेशन हुई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन हुई। ठीक है, अब बात करते हैं ये एक्ट कब आया। ये एक्ट आया 1773 में, नाम ही बता रहा है उस एक्ट का कि ये एक्ट मेरा कब आया, ये एक्ट आया मेरा 1773 में। इस एक्ट के अंदर क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, एक टाइटल दिया करते थे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल का, मान लो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा वहां पे, उसको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब गवर्नर्स का हेड। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसी के साथ साथ उसके लिए 4 लोगों की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई। किसकी काउंसिल बनाई गई, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको बना दिया गया मेरा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके लिए बनाई गई 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्यों बनाई गई, जैसे आज की डेट में ही, प्रेजेंट डेट में ही आप मिनिस्टर्स को ले लो, उनके पास 4 मेंबर्स की काउंसिल होती है। कोई भी आप प्रेसिडेंट वगैरह ले लो, वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के ही अपना डिसीजन लेता है। तो यही 4 मेंबर्स की काउंसिल जो बनाई गई वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करेगी। कैसी रिपोर्ट करेगी कि हाँ आप ये फैसला सही ले रहे हैं, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट करेगी, और इसी के बेसिस पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा वो अपना फैसला देगा। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम पे कौन थे भाई, उस टाइम पे मेरे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो थे वैरन हेस्टिंग्स। आपने नाम सुना होगा इनका। ये कब से कब तक के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, ये रहे मेरे 1772 से 1785 तक के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, समझ गए। अगली हेडिंग में पढ़ते हैं। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके लिए 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल करी गई जो कि उसे रिपोर्ट करेगी। और जैसे ही ये हुआ, मतलब पहले तो गवर्नर बंगाल भी था, मद्रास भी था और बॉम्बे भी था, ठीक हो गया। और फिर जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास था उसको इंफीरियर बना दिया गया। यहां पे मेरा वो आएगा, यहां पे मेरा आएगा बॉम्बे, गलती से हो गया वो लिफ्टेड टाइम। तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को इंफीरियर बना दिया गया, मतलब जो बंगाल का गवर्नर था उसको एक हिसाब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, मतलब पूरा हुकूमत उसी का चलेगा, क्योंकि जो बॉम्बे और मद्रास के अदर एरिया के जो गवर्नर थे वो तो इंफीरियर बना दिए गए उसके सामने। ऐसे इंफीरियर बना दिए गए कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास था वो रिपोर्ट करेंगे किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो रिपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया होगा। और इस एक्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो कि 1774 में हुआ। कहां पे बनाया गया, एक सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जो कि कब बनाया गया, 1774 में, 1774 में। ठीक है, इसमें एक चीफ जस्टिस था, एक मेरा था चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस तो एक ही होगा, और मेरे 3 जो थे वो अदर जजेस थे। ठीक हो गया, 3 अदर जजेस थे। यहां पे लिखा है मैंने, हाँ लिखा हुआ है। एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। जो पहला चीफ जस्टिस था उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। जो पहला चीफ जस्टिस था उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी नहीं बताया तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना, वरना मैं अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक हो गया। और क्या हुआ इस एक्ट के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ कंपनी सर्वेंट्स। इसका मतलब क्या है, जो कंपनी सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट टैक्सेसाइजेशन में, मतलब जो टैक्स आता था, नो प्राइवेट टैक्स, उनको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया था इसके अंदर में, प्राइवेट टैक्स नहीं मिलेगा, मतलब अपने काम के लिए टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। और इसी के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाई गई, सीओडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। बाद में भले ही ये बैन हो गया था, सीओडी बनाएगा। सीओडी क्या था, एक गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्या थी, गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, गवर्निंग बॉडी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और ये बैठते कहाँ थे, ये बैठते थे लंदन में। और इसकी बात करी जाए तो इसके पास क्या क्या राइट थे, इसके पास रेवेन्यू मैटर्स के राइट थे, मिलिट्री पावर का राइट था इसके पास,
और सिविल रिलेटेड के राइट्स थे इसके पास, ठीक है, सिविल मैटर्स को ये हैंडल करती थी। और ये जो हैंडल करती थी इसकी ये रिपोर्ट देती थी सीधे, मतलब इसकी रिपोर्ट ये लेती होगी और ये रिपोर्ट किसको जाती थी, सीधे ब्रिटिश हुकूमत को ये रिपोर्ट जाती थी। तो समझ गए होगे आप कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था। तो ये एक्ट क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ आ गया होगा ना ये एक्ट। जहां जहां समझ नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, मैं दोबारा बता दूंगा। और इतने अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से समझ आई गया होगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक आपके सामने ओपन होनी चाहिए। 6th एडिशन की बुक ले लो, मैंने भी उसी से करा है। आगे अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला एक्ट आता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब ये एक्ट क्यों आया भाई? जो पिछला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें बहुत सारी गलतियां थी। ब्रिटिश हुकूमत ने उस एक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को निकाला। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को निकाला कि जो पुराने एक्ट्स में हमसे कोई गलतियां हो गई होंगी तो हम उसको सुधार कर लें। अब मैं बात करूं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 की, इस एक्ट को कहते हैं हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट कब आया था मेरा? 1781 में। इस एक्ट के तहत क्या हुआ? जुरिस्डिक्शन हो गया सुप्रीम कोर्ट का। जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? ऐसे तो समझ आया नहीं होगा, अब बुक में देखेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है क्लियर कि जुरिस्डिक्शन हो गया सुप्रीम कोर्ट का। तो अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। कि देखो, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ मेरा बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और उसकी 4 मेंबर्स की वो थी, क्या कहते हैं उसे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। तो मतलब ये बोल दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑफिशियल वर्क्स में, कि मतलब जैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ ऑफिशियल वर्क करेगा, ऑफिशियल एक्ट्स पास करेगा, उसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है जुरिस्डिक्शन नहीं कर पाएगी, मतलब उससे पूछताछ नहीं कर पाएगी। अब ऐसा ही प्रेजेंट डेट में बताता हूं मैं, प्रेजेंट डेट में कैसा होता है। हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके पास उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ठीक है, उनके पास उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो उन्हें सलाह देती है, सलाह देती है कि आप ये चीजें करिए, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, इस पे आप साइन कर दीजिए। बट अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो इनसे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती। ये हमारे प्रेसिडेंट को राइट मिला हुआ है, कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती उनसे, ना ही कोर्ट करेगी उनसे क्वेश्चनिंग, ना ही कोई और करेगा, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। तो सेम उस टाइम पे ऐसा ही हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, अगर वो कोई भी अपना ऑफिशियल वर्क करते हैं, कोई भी एक्ट लॉ पास करते हैं, तो उनसे जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं करेगी। समझ गए? और जो उनके सर्वेंट्स होंगे वो भी अगर कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं तो उस टाइम भी उनसे सुप्रीम कोर्ट जो है कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगी। बट हाँ, अगर वो अपना प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, प्राइवेट वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वेश्चनिंग उनसे कर सकती है। समझ गए? ये था इसका मतलब। और क्या था? रेवेन्यू मैटर्स। और ये भी बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रेवेन्यू मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, रेवेन्यू मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर पाएगी, मतलब रेवेन्यू मैटर्स में भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर पाएगी। और क्या था? अपील्स फॉर फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। जैसे प्रोविंशियल कोर्ट्स होती हैं, हर जगह अपनी अपनी प्रोविंशियल कोर्ट्स होती हैं। मान लो बॉम्बे की अलग होगी प्रोविंशियल कोर्ट, मद्रास की अलग होगी, बंगाल की अलग होगी, सबकी प्रोविंशियल कोर्ट्स अलग अलग होंगी। अब जैसे प्रोविंशियल कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया, उससे आदमी सेटिस्फाई नहीं है, तो वो जाएगा किसके पास? क्योंकि कोर्ट जो एस्टेब्लिश हो चुकी थी, कोर्ट एस्टेब्लिश हो चुकी थी कहाँ पे? कोलकाता में 1774 में। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट में ये पास हो चुकी थी, कोर्ट बन चुकी थी। पर इस एक्ट ने क्या कहा? अगर प्रोविंशियल कोर्ट से कोई सेटिस्फाई नहीं है, अपने डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, बल्कि वो किसके पास जाएगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल में जाएगा। और गवर्नर जनरल उसको वो सुनाएंगे कि इस पे क्या हुआ है, क्या फैसला हुआ। जैसे प्रेजेंट डेट में मैं बताता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। अगर कोई जना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो हाई कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बट यहाँ पे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बदले आप प्रोविंशियल कोर्ट को ले लो। बट यहाँ पे उस टाइम देखा जाए तो कोर्ट तो बन चुकी थी, पर वो जना कोर्ट पे नहीं जाएगा, वो सीधे जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। ठीक है, ये बोला गया अमेंडिंग एक्ट में, अमेंडिंग एक्ट 1781 में ये बोला गया। और क्या था?
ये मैंने बता दी, ये दोनों लाइन बता दी। और हाँ, एक चीज और बोली गई कि जो वो है क्या, जो ये कोर्ट थी वो थी कोलकाता में। आप कोलकाता पे पूरा अधिकार रखिए, पूरा अधिकार रखिए, पूरे डिसीजन आप दीजिए। बट जैसे अगर कोई हिंदू पर्सन है, उसने कोई क्राइम करा, तो उसको जो आप सजा सुनाएंगे वो हिंदू लॉ के मुताबिक सुनाएंगे। ठीक हो गया। सिमिलर वे में अगर कोई मुस्लिम पर्सन है, उसने कोई क्राइम करा, तो आप उसको सजा सुनाएंगे मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। समझ गए? ये था इस कोर्ट का डिसीजन। अमेंडिंग एक्ट में ये चीजें बोली गई। और क्या था? और जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल्स है, क्या है? गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, जो मेन ये बोल दिया गया कि जो मेन जो है वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ही है, वही फ्रेम करेंगी सारी चीजों को, फ्रेम करेंगी प्रोविंशियल कोर्ट्स को और उसकी काउंसिल्स को। ठीक हो गया। बोल दिया गया ना कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, अगर वो अपना डिसीजन सुनाती हैं, उससे पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, वो ना ही कोर्ट में जाएगा ना ही कहीं और जाएगा, वो सीधे आएगा मेरा गवर्नर जनरल के काउंसिल्स के पास। तो मतलब देखा जाए कि गवर्नर जनरल को वो बना दिया गया, मतलब हेड बना दिया गया, इतनी पावर दे दी गई उसे कि उसके सामने कोर्ट भी कुछ नहीं है। तो ये होता है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें ये चीजें बताई गई। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स में। मेन चीज क्या थी इसमें बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल से सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती ऑफिशियल वर्क के दौरान, और रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती, और जो मेन पावर है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के ही पास है। और आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कोलकाता में, और लॉज भी फॉर्म कर सकते हैं, और उन जो लॉ को पनिशमेंट मिलेगी वो उनके पर्सनल लॉ के मुताबिक मिलेगी। जैसे कोई हिंदू है उसे हिंदू लॉ के मुताबिक मिलेगी, कोई मुस्लिम है उसे मुस्लिम लॉ के मुताबिक मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड है मेरा, जो कि है पिट एक्ट है 1784 का। अब इस एक्ट में क्या हुआ था? इस एक्ट में ये पहली बात तो ये इंट्रोड्यूस किसने करा था? ये जो एक्ट है मेरा, ये इंट्रोड्यूस करा था मेरा, किसने इंट्रोड्यूस करा था? ये एक्ट मेरा विलियम पिट ने इंट्रोड्यूस करा था, जो कि प्रेसिडेंट थे, जो कि मेरे प्रेसिडेंट थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, जो कि प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये एक्ट मेरा पास करा। इस एक्ट में क्या था? इस एक्ट में सीधे सीधे बोल दिया कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो दोनों मेरे भाई अलग हैं। जो कमर्शियल फंक्शंस होंगे और पॉलिटिकल फंक्शंस होंगे कंपनी के, वो दोनों अलग होंगे। कमर्शियल फंक्शंस को कौन देखेगा? कमर्शियल फॉर्म्स को मेरे देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और पॉलिटिकल फंक्शंस को देखने के लिए एक मेरी नई बॉडी बनाई गई, जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगी वो देखेगी मेरे पॉलिटिकल फंक्शंस को। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में बता दूं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसके ऑफिस भी लंदन में था, और ये क्या देखेगा? मेरा पॉलिटिकल फंक्शंस को देखेगा। अब देखो पॉलिटिकल फंक्शंस जैसे कि कौन कौन से होगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो मेरे कौन कौन से फंक्शंस को देखेगा? वो मेरे देखेगा सिविल फंक्शंस को, मिलिट्री फंक्शंस को देखेगा, और रेवेन्यू फंक्शंस को देखेगा। समझ गए? ये चीजें बोली गई। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो मेरा था, ये सीधे रिपोर्ट करता था किसको? ब्रिटिश क्राउन को। मतलब ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वही तुम्हारी ब्रिटिश हुकूमत है। ठीक है, वो सीधे रिपोर्ट करेगा इसको। और क्या कहा गया? और इसी एक्ट में, कौन सा एक्ट है? पिट एक्ट 1784 में, इसी एक्ट में सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया डबल गवर्नमेंट का। ठीक है, डबल गवर्नमेंट बन गई ना, कि कॉमर्शियल राइट्स अलग कर दिए और पॉलिटिकल राइट्स अलग कर दिए। कमर्शियल राइट्स को मेरा देखेगा सीओडी, और पॉलिटिकल फंक्शंस को मेरा देखेगा बीओसी। ठीक हो गया, तो मतलब डबल गवर्नमेंट बना दी गई। और इसी एक्ट में पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी मेरी, उसे पहली बार क्या बोला गया? ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिशर्स की हुकूमत को सीधे सीधे दर्शा रही है इंडिया में। ठीक हो गया। और क्या बोला गया? और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, और जो मेरी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? उसको मेरा दे दिया गया सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। किसके रिगार्डिंग में दे दिया गया सुप्रीम कंट्रोल? सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया उसे कंपनी के अफेयर से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज से रिलेटेड, उसको सुप्रीम कोर्ट दे दिया गया। और ये चीजें कौन देखेगा? ये चीजें मेरा देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ गए?
इस एक्ट में ये चीजें बोली गई। क्लियर हो गया होगा ये एक्ट भी। ये रही मेरी स्लाइड, एक बार पढ़ लो। स्लाइड उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं व्हाइट बोर्ड में डेटा बता रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बस उनको एक्सप्लेन तो मैं व्हाइट बोर्ड में ही कर रहा हूं पूरा। फिर इस एक्ट के बाद आता है मेरा पेट एक्ट ऑफ 1786। अब 1786 के एक्ट की बात करी जाए तो जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे, कौन थे मेरे, जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे, उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब लॉर्ड कॉर्नवेलिस थे, उन्होंने कहा जब मेरी 3 शर्तें, जब मेरी कुछ ये जो शर्तें हैं आप इनको एक्सेप्ट करेंगे तो ही मैं जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल है वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, तभी मैं गवर्नर जनरल बनूंगा बंगाल का। अब उनकी शर्तें क्या थी भाई? उनकी पहली शर्त थी कि जो, जैसे कि आपको पता है गवर्नर जनरल होगा और उसकी 4 मेंबर्स की काउंसिल होगी जो कि उसे रिपोर्ट करेगी डिसीजन को मेकिंग में। जब ये सेटिस्फाई हैं और ये सेटिस्फाई हैं तभी मेरा जो डिसीजन है वो फॉर्म्ड होगा, ठीक है। बट इस लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने क्या कहा? लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने कहा कि मैं कुछ स्पेशल डिसीजंस में बिना अपने 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, बिना उनका डिसीजन फॉलो करे, बिना उनसे पूछे मैं अपने जो राइट्स हैं, जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं उनको पास कर पाऊंगा कुछ स्पेशल डिसीजन में। तो मतलब ये क्या बोल रहे थे कि मेरे को पूरी परमिशन मिल जाए इंडिया की, मैं जो हुकूमत चाहूं वो कर सकता हूं बिना किसी से पूछे, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो उन पर वीटो कर सकती है, ठीक है, वीटो कर सकते हैं वो, और 4 मेंबर की परमिशन नहीं लेंगे वो। ये था इस मेंबर का फैसला। और क्या था, एक चीज और बोली थी कि जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस होंगे वो कमांडर इन चीफ होंगे, कमांडर इन चीफ होंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना, कमांडर इन चीफ होंगे, ठीक हो गया। यही बोला गया पेट एक्ट में 1786 के। अब अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला एक्ट है 1793 का। 1793 के एक्ट में क्या हुआ, जो पावर लॉर्ड कॉर्नवेलिस को मिली हुई थी, कि जो पावर लॉर्ड कॉर्नवेलिस को मिली हुई थी अपनी काउंसिल के लिए, तो इस और बाकी गवर्नर्स ने भी कहा कि भाई ये तो सुपीरियर हो गए। तो जो डिसीजन लिया गया कि जो सारे गवर्नर्स हैं उनको ये पावर सबको मिल जाएगी, जो भी गवर्नर है वहाँ का, कहाँ का, मद्रास का और बॉम्बे का, उनको भी ये पावर मिल जाएगी। और ये देखो अगली लाइन में वही है, GG2 है मोर पावर ऑन मद्रास एंड बॉम्बे। तो ये जो ये पावर है ये सबको मिल जाएगी। और जो इसके अंदर एक चीज और बोली गई कि जो ट्रेड मोनोपोली है, जो कंपनी का ट्रेडिंग का फंक्शन है, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया अगले 20 साल के लिए। किसको एक्सटेंड कर दिया गया? 20 साल के लिए उसको और एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है, कंपनी के फंक्शन को, कि कंपनी जो है 20 साल तक और करेगी। और क्या बोला गया, और जो BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा और उनका स्टाफ होगा, तो ये भाई इनको पैसे तो मिलते ही होंगे ना, सैलरी तो मिलती ही होगी, इंडिया में रूल कर रहे हैं, तो जो इनको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी इंडियन रेवेन्यू से, ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से इनको सैलरी मिलेगी। बस यही बोला गया था एक्ट ऑफ 1793 के। और एक चीज और बोली गई कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? कुछ स्पेशल केसेस में बन सकता है, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवेलिस बने थे, स्पेशल केस था क्योंकि उनको ऊपर से ही अपॉइंट करा गया था। समझ गए? ये था पेट एक्ट ऑफ 1793 में। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट आता है 1813 का। इसने क्या करा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो ट्रेड मोनोपोली थी भाई, जो ट्रेड वो बेच रहे थे उसको एबॉलिश कर दिया। खाली अगर ट्रेड की बात करी जाए तो खाली सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टी का ट्रेड कर सकती है, वो भी चाइना के साथ, ठीक है, टी का ट्रेड कर सकती है चाइना के साथ, चाय का। और जो सोविजनिटी है वो बोल दिया, ब्रिटिश सरकार ने इसमें बोल दिया कि जो तुम्हारा जो रूलर है वो ब्रिटिश क्राउन ही है, ब्रिटिश क्राउन ही अपने फैसले बनाएगा, वही अपने डिसीजन सुनाएगा, और वही जो फाइनल डिसीजन होंगे वही फॉलो करोगे तुम, ठीक हो गया। और इस एक्ट के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको भी इंडिया में लाने की परमिशन दे दी गई, उनका वेलकम करा गया इंडिया में। क्यों वेलकम करा गया? कि वो एनलाइटमेंट कर सके अपने नॉलेज को भी। और इस एक्ट के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन का भी कहा गया कि वेस्टर्न एजुकेशन सिखाइए आप सबको,
और क्या बोला गया, और लोकल गवर्नमेंट को राइट दे दिया गया कि वो टैक्स इंपोज कर सकती है। ये इस एक्ट का इंपॉर्टेंट फैसला था एक, कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी भाई पावर दे दी गई। क्या पावर दे दी गई? टैक्स इंपोज करने के लिए। और अगर लोग टैक्स दे नहीं रहे हैं तो आप उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टैक्स नहीं दे रहा है, आप उसे पनिश भी कर सकते हैं। आज की डेट में मान लीजिए कितना रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है, लोग देते नहीं हैं, इनकम टैक्स देते नहीं है, फिर उनको पनिश करा जाता है। उसी फॉर्म पे यहाँ पे भी बोला गया कि आप अपना टैक्स इम्पोज कर सकते हैं और जो टैक्स नहीं दे रहा उसको आप पनिश कर सकते हैं। ये किसने बोला गया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में बोला गया। फिर इसके बाद आता है मेरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का एक्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पहली बार इस एक्ट में क्या बोला गया? पहली बार कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, पहली बार हुआ था, वो बनेगा पूरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब क्या है इसका? कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब उसके पास सारे राइट्स हैं इंडिया के ऊपर, वो कुछ भी करे भाई, कंप्लीट अथॉरिटी है उसकी इंडिया के ऊपर, उससे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता। किससे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। कंप्लीट अथॉरिटी है उसकी इंडिया के ऊपर, सारे सिविल से रिलेटेड मैटर, सारे मिलिट्री से रिलेटेड मैटर, सारे रिवेन्यू से रिलेटेड मैटर वही देखेगा आप, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जो कि था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ये जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक इनका नाम था, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। और क्या बोला गया कि जो जैसे पहले गवर्नर बंगाल और मद्रास के गवर्नर्स के पास भी पावर हुआ करती थी। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास से उनकी जो है लेजिस्लेशन पावर छीन ली गई, जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनसे वो छीन ली गई। और क्या हुआ इस एक्ट के अंदर? और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको पूरी लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, फुल लेजिस्लेटिव पावर्स दे दी गई उसको। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स पूरी दे दी गई उसे इंडिया के अंदर, कि वो कुछ भी करे भाई, ब्रिटिश इंडिया में कुछ भी करे, मतलब वही मेन राजा है, उसी की हुकूमत चलेगी, उससे ऊपर किसी का फैसला नहीं। ठीक हो गया। और क्या हुआ? और इसी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई मेरी, कौन सी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको कमर्शियल कंपनी की तरह एंड कर दिया गया। ठीक है, कमर्शियल कंपनी की तरह एंड कर दिया गया। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भाई वो नई बन के आएगी आपके सामने, और वो रूल करेगी कैसा? एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी का रूल करेगी, कि मतलब वो दर्शाएगी ब्रिटिश हुकूमत को इंडिया में। अब आप देख लो भाई कि कहाँ 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे, ट्रेड के बहाने आए हुए थे, ट्रेडिंग करते अच्छा खासा। बट ट्रेडिंग करते करते अब वही है ना, आप भी कहीं जाओगे स्टार्टिंग में वर्कर की बन के जाओगे और लास्ट में तो चाहोगे कि आप इसके ओनर बन जाओ या मैनेजर बन जाओ। यही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के करा। स्टार्टिंग में वो बन के आई थी ट्रेडर की फॉर्म में। ट्रेडर के लिए एक्ट क्वीन एलिजाबेथ ने पास करा था, उनको जिसके ट्रेडिंग की पॉलिसी मिली हुई थी, परमिशन मिली हुई थी। बट एट लास्ट आप देखा जाए तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इमर्ज हो गई और इसका कमर्शियल जो कंपनी थी वो बंद हो गई। और इस एक्ट के लिए एक चीज और पास करी गई कि जो ओपन कंपटीशन रख दिया गया, किसके लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए। अब वही बात है ना, सिविल सर्वेंट्स आज की डेट में वही आईएएस पीसीएस की जो जॉब है, सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन रख दिया गया कि जो इंडियंस हैं भाई उन्हें भी राइट दिया जाए कि वो भी इस चीज में हिस्सा ले सकें। बट जो ब्रिटिश मेंबर्स थे, जो कौन कौन से मेंबर्स थे भाई? जो बीओसी के मेंबर्स थे, जो बीओसी के मेंबर्स थे और बीओसी के मेंबर्स थे, और जो कमर्शियल बॉडी थी सीओडी के मेंबर्स थे, उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई और इस टाइम पे वो बंद कर दिया गया। एट लास्ट ये एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब ये पास तो हो जाएगा, ये 1853 का जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें पास हो जाएगा। ठीक हो गया, इतना समझ गए आप? समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में हम। अब ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या बोला गया? इसने इस एक्ट में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, और कौन सी पावर्स होती हैं मेरी? लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को गवर्नर जनरल की काउंसिल्स के अलग अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस के लिए मेरी 6 मेंबर्स की टीम बनेगी, और वो 6 मेंबर्स की टीम ही उनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, वही रिपोर्ट करेगी इसके रिगार्डिंग में। और ये क्या होंगे? ये होंगे मेरे जो 6 मेंबर्स होंगे, ये होंगे मेरे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इंडियन सेंट्रल
लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक हो गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और क्या क्या बोला गया इसमें, और जैसे पिछले एक्ट में पढ़ा था सिविल सर्वेंट्स के लिए राइट तो पास हो गया था, बट उस एक्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में वो बैन भी कर दिया था क्योंकि लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई थी। बट 1853 के एक्ट में इसको पास कर दिया गया, 1853 के एक्ट में इसको पास कर दिया गया, किसको, सिविल सर्वेंट के ओपन कंपटीशन के लिए। और इसी के रिगार्डिंग एक कमेटी भी बनाई गई जिसको बोला गया मकलॉय कमेटी, मकलॉय कमेटी, MACAULAY, MACAULAY। ये कब बनी गई, ये बनी गई मेरी 1854 में, ये पूरी पावर में आ गई। और इसी से बोला गया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं ऊंची ऊंची पोस्ट के लिए, जो इंडियंस हैं वो भी बैठ सकते हैं एग्जाम देने के लिए, समझ गए। आज की डेट में जो सिविल सर्वेंट्स थे उस टाइम के, आज की डेट में अगर वो पोस्ट की बात करिए, IAS की हो गई, PCS की हो गई, वही DM SDM की पोस्ट हो गई, वही पोस्ट थी एकदम। और क्या क्या बोला गया, और जो कंपनी का रूल था उसको बढ़ा दिया गया, एस्टेब्लिश कर दिया गया, मतलब उसको बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे पिछली बार तो बोला गया था 20 साल के लिए बढ़ाया गया, बट इस बार जब बढ़ाया गया इसकी कोई टाइमलाइन नहीं बोली गई कि मतलब जैसे 10 साल बाद ये खत्म कर देंगे, 20 साल बाद ये खत्म कर देंगे, मतलब पर्टिकुलर टाइमलाइन नहीं बोली गई, ठीक है। और बोला गया जैसे प्रिंसली स्टेट्स भी थे उस टाइम के, प्रिंसली स्टेट से बोला गया कि आप आइए ब्रिटिश हुकूमत के अंदर रहिए, आपको पूरा अधिकार है, आपको किसी भी आउटर फैक्टर से ब्रिटिश हुकूमत बचाएगा, आपकी प्रोटेक्शन करेगा, बस आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, ये था। और जो लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था वो हुआ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स का, जो कि 4 मेंबर जो थे वो तो होंगे कहाँ से होंगे, मद्रास से, बंगाल से, बिहार से, और कहाँ से होंगे, मद्रास, बंगाल, बिहार से जो मेंबर्स होंगे उनको लिया जाएगा। और 2 जो मेंबर्स आएंगे भाई वो मेरे आएंगे कहाँ से, लंदन से, 2 मेंबर आएंगे मेरे लंदन से। यह फैसला हुआ इस कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का, समझ गए ना आप। 4 मेंबर्स लिए जाएंगे जो कि इंडियंस होंगे, 6 मेंबर्स लिए जाएंगे, 2 जो डायरेक्ट आएंगे वो लंदन से रिपोर्ट करेंगे, और जो 4 आएंगे वो मद्रास और बॉम्बे से आएंगे, ठीक है, ये बोला गया। तो यहीं पे अगर बात करी जाए तो ये लेक्चर होता है मेरा समाप्त। एक चीज और बता रहा हूं कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे, वो इंडिया में आने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत हैवी टैक्सेस दे देते, हैवी अमाउंट ऑफ मनी दे देते कि हमें इंडिया भेज दीजिए, हमें ये पोस्ट पे भेज दीजिए। जो इंडिया में था उनके मजे चल रहे थे भाई, उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, यहाँ बैठे बैठे हुकूमत चला रहे थे पूरी। जो रॉयल फैमिलीज थी वो हुकूमत को पैसे देती थी कि उनके बच्चों को भी इंडिया भेज दिया जाए, ठीक है, समझ गए आप। तो यहाँ पे हमारा जो है कंपनी एक्ट मेरा पूरा खत्म होता है, कंपनी एक्ट पूरा समझा दिया हमने। और अब इसके बाद आएगा क्राउन रूल। क्राउन रूल जो था वो था 1858 से 1947 तक। अब इसमें देखा जाएगा क्राउन रूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आएंगे, इसमें इंडिया के एक्ट, गवर्नर के इंडियन एक्ट आएंगे। इसमें देखा जाएगा कि कैसे कैसे इंडियन हुकूमत ने इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करा, क्या क्या मूवमेंट लिए इन्होंने, क्या क्या एक्शंस लिए, किस किस से लड़े ये, और कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, ठीक हो गया। तो इसी साथ मैं लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ। और लेक्चर एंड करने से पहले बोल रहा हूँ ये वीडियो को देखिए भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। और हाँ, जो M लक्ष्मीकांत की बुक है वो अपने सामने खोल के रखिएगा, तो बने रहिए हमारे साथ लेक्चर्स में। मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है, सीसेट की सीरीज भी चल रही है, बने रहिएगा हमारे साथ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इस लेक्चर को एंड। बाय बाय। अगला लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी अगला लेक्चर मैं लेके आऊँ। चलिए मिलते हैं आपसे कुछ टाइम बाद।